हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि आज आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कोशिका विभाजन क्या चीज होती है। यदि बात की जाए कोशिका विभाजन की, तो कोशिका विभाजन के अंतर्गत दो प्रमुख कार्य संपन्न होते हैं। पहला कार्य इसमें होता है केंद्रक का विभाजन, और दूसरा कार्य जो इसमें प्रमुख रूप से होता है वो होता है कोशिका द्रव विभाजन। दो प्रमुख कार्य होते हैं। कोशिका विभाजन यदि होगा तो पहले क्या होगा, केंद्रक विभाजन, और केंद्रक विभाजन के पश्चात क्या होगा, कोशिका द्रव विभाजन। यदि हम बात करें केंद्रक विभाजन की, तो केंद्रक को शब्द दिया जाता है केरियो। केंद्रक के लिए बायोलॉजी में शब्द क्या है, केरियो, और विभाजन के लिए शब्द आता है काइनेसिस। तो केंद्रक विभाजन के लिए शब्द क्या हो गया, केरियो काइनेसिस, और कोशिका द्रव विभाजन के लिए शब्द क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव को कहते हैं साइटो, और विभाजन के लिए हो जाएगा काइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन के लिए कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव विभाजन के लिए साइटोकाइनेसिस। तो जो हम समसूत्री अर्धसूत्री शब्द जानते हैं, माइटोसिस या मियोसिस शब्द जो जानते हैं, वो केंद्रक विभाजन के लिए आता है। यानी हम समसूत्री विभाजन के अंतर्गत प्रमुख रूप से क्या देखेंगे, कैरियोकाइनेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं कोशिका द्रव समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री नाम देखिए, सम का मतलब है बराबर, सम का मतलब होता है बराबर, सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र। सूत्री शब्द यहां पर किसके लिए आया है, गुणसूत्रों के लिए आया है। तो नाम से पता चल गया कि इस विभाजन में जो केंद्रक विभाजित होगा उसके अंदर क्या होगा, गुणसूत्र समान रहेंगे। तो यदि इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो क्या बनेगी परिभाषा, ऐसा कोशिका विभाजन जिसके पश्चात पुत्री कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन। यानी ये मान लो मातृ कोशिका है, मानव की मातृ कोशिका ले तो इसमें कितने गुणसूत्र आएंगे, 46। अब मान लो समसूत्री विभाजन हो गया, तो समसूत्री विभाजन के पश्चात जो पुत्री सेल प्राप्त होंगी, जो संतति सेल प्राप्त होंगी, हमें जानना चाहिए कि समसूत्री विभाजन में एक बार विभाजन से दो पुत्री कोशिकाओं की प्राप्ति होती है, और इन दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे, यानी मातृ कोशिका के समान। जितने मातृ कोशिका में है उतने ही इसमें रहेंगे। यदि ये कोशिका द्विगुणित होती तो पुत्री कोशिकाओं में भी गुणसूत्र कैसे होते, द्विगुणित। यदि ये कोशिका अगुणित होती तो पुत्री कोशिका में भी गुणसूत्र कैसे होते, अगुणित। यानी द्विगुणित मातृ कोशिका तो पुत्री कोशिकाएं भी द्विगुणित, अगुणित मातृ कोशिका तो पुत्री कोशिकाएं भी अगुणित। आपसे पूछ ले कि कोई मातृ कोशिका अगुणित है, उसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो पुत्री कोशिका में क्या होगा, तो जैसे मातृ कोशिका होगी वैसी ही पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होंगी। इसीलिए तो नाम क्या आया है, समसूत्री कोशिका विभाजन। यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के पश्चात मातृ कोशिकाओं के समान ही रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र उतने ही होंगे जितने की मातृ कोशिका में, इसलिए नाम आया यहां पर समसूत्री। इस समसूत्री विभाजन की उप अवस्थाएं बनती हैं। जो केंद्रक इसमें विभाजन होगा इसकी 4 उप अवस्थाएं बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी, सबसे पहले उप अवस्था आएगी प्रोफेज, दूसरी उप अवस्था आएगी मेटाफेज, तीसरी उप अवस्था आएगी एनाफेज, और चौथी उप अवस्था आएगी टीलोफेज। ध्यान रखिएगा, जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसकी जो विभाजन की अवस्थाएं हैं, हम उस विभाजन की अवस्थाओं को 4 टाइप में बांट सकते हैं।
सबसे पहले क्या होगा, प्रोफेज, उसके पश्चात क्या आएगा, मेटाफेज, उसके पश्चात कौन सी उपावस्था आएगी, एनाफेज, और सबसे लास्ट में क्या आएगी, टीलोफेज। हमें देखना है प्रोफेज में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। एक तो ये क्रम ध्यान रखना, परीक्षा में हो सकता है परीक्षा में क्रम ही पूछ लिया जाए। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रो शब्द का अर्थ होता है प्रथम, तो नाम से पता चल गया प्रो कहां होगा, सबसे पहले प्रो। टीलो, टीलो शब्द का अर्थ ले सकते हो टैल से, टैल मतलब पूंछ, पूंछ कहां होती है, सबसे लास्ट में होती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोफेज सबसे पहले, टीलोफेज बाद में। ये क्रम परीक्षा में पूछ सकते हैं। प्रोफेज, उसके पश्चात मेटाफेज, उसके पश्चात एनाफेज, और उसके पश्चात टीलोफेज। हम यहां पर साथ साथ में देखते चलेंगे कि परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सबसे पहले हमने समसूत्री विभाजन की कौन सी उपावस्था ले ली, प्रोफेज ले ली। इस प्रोफेज में क्या क्या घटनाएं होंगी, सबसे पहले आपको बता दूं कंडीशन कैसी है। ये यदि केंद्रक है तो गुणसूत्र इसमें क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं, इस प्रकार से जाल जैसी संरचना बनाएंगे, और साथ में मिलेंगी इसमें केंद्रिका। तो ध्यान रखें, सामान्य तौर पर केंद्रक में क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। गुणसूत्रों का निर्माण तभी होगा, या क्रोमेटिन जाल गुणसूत्र के रूप में रूपांतरित तभी होगा जब कोशिका विभाजन शुरू हो, और वही तो हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये क्रोमेटिन जाल जो है, ये क्रोमेटिन जाल पतली पतली धागेनुमा संरचनाओं में बदल जाएगा, और इन पतली पतली धागेनुमा संरचनाओं को ही हम क्या नाम देते हैं, गुणसूत्र। यानी क्रोमेटिन जाल पतली पतली धागेनुमा संरचना, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, में रूपांतरित हो जाएगा। इसके पश्चात क्या होगा, गुणसूत्रों का आकार छोटा और मोटा हो जाएगा। गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे, छोटे, साइज इनका थोड़ा छोटा हो जाएगा, और साथ में कैसे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। उसके पश्चात क्रोमेटिड दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। पहले तो गुणसूत्र हमें केवल इस प्रकार का दिखाई देगा, ऐसे, लेकिन कुछ ही समय पश्चात क्या होगा, इसके क्रोमेटिड भी हमें दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, और ज्यादा स्पष्टता आ जाएगी। क्रोमेटिड दिखाई देने लगते हैं। देखिएगा, आपको पता है एक क्रोमेटिड का मतलब हिंदी में क्या होता है, अर्ध गुणसूत्र। क्रोमेटिड को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र। तो आपको पता है कि एक गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हमें क्रोमेटिड, जो दो क्रोमेटिड हैं, वो कब दिखाई देने शुरू होंगे, प्रोफेज अवस्था में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा, केंद्रक झिल्ली वह केंद्रिका विलुप्त हो जाएगी। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका कब विलुप्त होगी, तो प्रोफेज अवस्था में। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सब के सब आपको ध्यान रखनी है कौन सी अवस्था में हो रही है, अभी तक प्रोफेज में। इसके पश्चात क्या होगा, तारक काय से तारक केंद्र बनकर विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। आपको पता है जंतु कोशिका में जो केंद्रक विभाजन होता है वो तारक काय की मदद से होता है। पादप कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता है, इसलिए वहां पर जीवद्रव्य की ही प्रोटीन गुणसूत्रों के विभाजन करने का, केंद्र को विभाजित करने का कार्य करती हैं। लेकिन जंतु कोशिका में जो केंद्रक विभाजन होता है, जो गुणसूत्र विभाजित होते हैं, वो तारक काय की मदद से होते हैं, और एक तारक काय में दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। तो प्रोफेज में क्या होगा, तारक काय से दोनों तारक केंद्र बनेंगे, और एक ऊपरी ध्रुव पर चला जाएगा, एक निचले ध्रुव पर चला जाएगा। चलेंगे, अब क्या होगा, तारक किरणों का निर्माण हो जाएगा। जो तारक किरणें हैं वो बढ़ जाएंगी, तारक किरणों का निर्माण हो जाएगा।
आपको मैं पहले ही बता चुका हूं जब तारक काय पढ़ाया था, तारक किरणें जो हैं वो कौन सी प्रोटीन की बनी होती हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। कौन सी प्रोटीन? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो क्या क्या हुआ प्रोफेज में, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले क्रोमेटिन जाल जो है वो पतली पतली धागेनुमा संरचनाओं, जिन्हें हम कहते हैं गुणसूत्र के रूप में बदल गया। उसके पश्चात गुणसूत्र छोटे और मोटे हो गए। उसके पश्चात गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड, दोनों अर्ध गुणसूत्र दिखाई देने शुरू हो गए। उसके पश्चात केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो गई। तारक काय से तारक केंद्र बनकर विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। तारक किरणों का निर्माण हो जाता है। तो ये सब घटनाएं कहां पर हुई हैं? प्रोफेज अवस्था में हुई है। प्रोफेज के पश्चात अपने चलते हैं मेटाफेज अवस्था में। आप ध्यान रखिएगा प्रोफेज में कौन कौन सी घटनाएं हुई। मेटाफेज में क्या होगा कि गुणसूत्र सारे के सारे, मेटाफेज पहले नाम लिख देते हैं, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? सभी गुणसूत्र जो हैं मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो, मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाएंगे। जितने भी गुणसूत्र हैं वो सारे के सारे कहां आ जाएंगे? कोशिका के बीच की मध्य पट्टिका पर आ जाएंगे। जैसे यदि यहां पर डायग्राम की सहायता से आपको समझाया जाए तो कैसे? ये मान लो कोशिका है, गुणसूत्र सारे के सारे कहां पर आ जाएंगे? इस प्रकार से मध्य पट्टिका पर आ जाएंगे। जितने भी गुणसूत्र हैं सारे के सारे मध्य पट्टिका पर उपस्थित हो जाएंगे। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? मेटाफेज। तारक केंद्र जो बने थे, एक तारक केंद्र ऊपरी ध्रुव पर, एक तारक केंद्र निचले ध्रुव पर। अब क्या होगा? इन तारक केंद्रों से क्या निकली थी प्रोफेज में? तारक किरणें। ये तारक किरणें कहां जुड़ जाएंगी? सेंट्रोमियर से आकर जुड़ जाएंगी। प्रोफेज में जो तारक किरणें बनी थी, प्रोफेज में तारक किरणें जो बनी थी वो अब गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से आकर जुड़ जाएंगी। इस प्रकार से जुड़ गई। तो ये सारी घटनाएं कहां पर होंगी? मेटाफेज में। और परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या होगा? गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो वो अवस्था आएगी मेटाफेज। ध्यान रखिएगा, गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किस अवस्था में होगा? मेटाफेज में होगा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन, संरचना का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो उत्तर होगा वहां पर मेटाफेज। क्यों? क्योंकि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट होते हैं। गुणसूत्र क्या होंगे? सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और चूंकि गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देंगे, इसीलिए इस अवस्था में गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं हम एनाफेज अवस्था की ओर। अवस्था का नाम है एनाफेज। इस एनाफेज अवस्था में क्या होता है? जो तारक किरणें सेंट्रोमियर से जुड़ी हैं वो तारक किरणें एक दूसरे को खींचेंगी, एक दूसरे की तरफ सिकुड़ना प्रारंभ कर देंगी। और जब ये सिकुड़ना प्रारंभ करेंगी तब सेंट्रोमियर पर खिंचाव उत्पन्न होगा, और सेंट्रोमियर पर खिंचाव उत्पन्न होगा तो क्रोमेटिड बीच से टूट जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनाफेज अवस्था में क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे, सेंट्रोमियर से अलग हो जाएंगे। जैसे आपको मैं समझाता हूं कि मान लो ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। ये दोनों क्रोमेटिड कहां पर जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। यहां पर एक क्रोमेटिड इसे मान लो, दूसरा क्रोमेटिड ये है, और ये दोनों जुड़े हुए कहां से हैं? सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं।
और सेंट्रोमियर पर अब क्या जुड़ी हुई है, तारक किरणें भी जुड़ी हुई है। ऊपर ये सेंट्रियोल है, यहां पर अब देखिए तारक केंद्र से आने वाली तारक किरणें दोनों कहां से जुड़ी हुई है, सेंट्रोमियर से। इस जगह का नाम क्या है, सेंट्रोमियर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि दोनों क्रोमेटिड किस स्थान से जुड़े हुए, सेंट्रोमियर से। और तरकु तंतु भी आकर तारक किरणें भी आकर तरकु तंतु भी आकर कहां पर जुड़े हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगी तो क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। किस अवस्था में, एनाफेज अवस्था में। और क्रोमेटिड जब अलग होंगे तो तारक किरणें इन क्रोमेटिड को एक दूसरे की तरफ खींचेगी। तो कैसी कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन किस प्रकार की आ जाएगी, यदि इस प्रकार से सभी गुणसूत्रों को खींचा जाएगा। ये कोशिका है, ये मान लो कोशिका है, ये ऊपर तारक केंद्र है। पहले गुणसूत्र कहां पर उपस्थित थे, मेटाफेज में, मध्य पट्टिका पर। अब कैसी कंडीशन दिखाई देगी आप लोगों को, इस प्रकार की। यदि आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर में केवल क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक क्रोमेटिड दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी इस प्रकार से क्रोमेटिड आपको दिखाई देंगे। यानी किस प्रकार की स्ट्रक्चर आ जाएगी, इस प्रकार की। यानी आधे क्रोमेटिड एक ऊपरी ध्रुव पर जा रहे हैं, आधे क्रोमेटिड निचले ध्रुव पर जा रहे हैं। तो आपसे पूछ लें कि एनाफेज अवस्था की पहचान कैसे हो सकती है, तो एनाफेज अवस्था की पहचान कैसे होगी, इस अवस्था में क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर जाते हुए प्रतीत होते हैं। और क्रोमेटिड शब्द मैं केवल कहां पर ले रहा हूं, समसूत्री विभाजन के अंतर्गत। यहां पर समसूत्री और अर्धसूत्री में कुछ अंतर होगा जो कि आपको मैं बाद में करवाऊंगा। यहां ध्यान रखना समसूत्री विभाजन चल रहा है, और समसूत्री विभाजन चल रहा है तो विपरीत ध्रुवों पर कौन जा रहे हैं, क्रोमेटिड जा रहे हैं। समसूत्री विभाजन में एनाफेज अवस्था की पहचान क्या है, इसमें क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये ऐसे दिखाई देगी एनाफेज अवस्था। और यदि गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन करना हो, गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन, तो कौन सी अवस्था होगी, एनाफेज। यदि आकृति का अध्ययन करना हो तो कौन सी अवस्था में करेंगे, एनाफेज में। लेकिन संरचना का अध्ययन करना हो तो मेटाफेज। यदि गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करना हो तो मेटाफेज, और आकृति का अध्ययन करना हो तो कौन सी अवस्था चुनेंगे, एनाफेज। इसके पश्चात लास्ट में आती है टीलोफेज अवस्था। सबसे अंतिम अवस्था कौन सी है, टीलोफेज। टीलोफेज अवस्था प्रोफेज अवस्था की ठीक विपरीत अवस्था है। क्या होगा इसके अंतर्गत, ये मान लो कोशिका है, सारे के सारे क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर क्रोमेटीन जाल का निर्माण कर लेंगे। क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर जाकर किसका निर्माण कर लेंगे, क्रोमेटीन जाल का निर्माण कर लेंगे। ध्यान रहे, प्रोफेज की ठीक विपरीत अवस्था है ये, जो जो वहां पर हुआ था उसका ठीक उलट। केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा। प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली विलुप्त हुई थी, यहां पर केंद्रक झिल्ली वापस प्रकट हो जाएगी। केंद्रक झिल्ली आ गई तो केंद्रिका भी आ जाएगी। आपको पता है केंद्रक झिल्ली का निर्माण कौन करती है, ईआर। केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा। और केंद्रिका का निर्माण कौन करता है, केंद्रिका का निर्माण होता है द्वितीयक संगठक गुणसूत्र से, जिसे हम केंद्रिक संगठक गुणसूत्र भी कह सकते हैं, जिसमें द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। वो गुणसूत्र जिसमें द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है उसको कहते हैं केंद्रिक संगठक गुणसूत्र। और वो केंद्रिक संगठक गुणसूत्र निर्माण करता है केंद्रिका का। और ये मानव में एक जोड़ी ही पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो केंद्रिका का निर्माण किसने किया, केंद्रिक संगठक गुणसूत्र ने। और केंद्रक झिल्ली का निर्माण किसने किया, अंतःप्रद्रवी जालिका ने। इसके अलावा
जो तारक केंद्र बने थे वो विलुप्त हो जाएंगे, जो तारक किरणें बनी थी वो विलुप्त हो जाएंगी, और यहां टीलोफेज में एक कैसी अवस्था आ जाएगी, आपको दो केंद्रक दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब ये दोनों केंद्रक एक कोशिका में नहीं रह पाएंगे, परिणाम स्वरूप क्या होगा, अब अवश्यंभावी हो जाता है कि कोशिका द्रव का विभाजन हो। और यदि ये जंतु कोशिका है तो खांच विधि के द्वारा इस प्रकार से ऐसे खांच बनेंगी एक दूसरे के सामने, और ये खांचे एक दूसरे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएंगी और कोशिका को दो भागों में विभक्त कर देगी। तो यदि जीवद्रव्य विभाजित होगा तो प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक चला जाएगा, और यदि ये पादप कोशिका होगी तो कौन सी विधि से कोशिका द्रव विभाजन होगा, पट्टिका विधि से। ध्यान रखिएगा, कोशिका द्रव विभाजन की यदि हम चर्चा करें तो खांच विधि से जंतु कोशिका में, पट्टिका विधि से पादप कोशिका, पट्टिका पादप, खांच विधि जंतुओं में। यह समाप्त हुआ यहां पर समसूत्री कोशिका विभाजन। सारांश के रूप में मैं आपको सारा समझा देता हूं। कोई भी कोशिका विभाजन यदि होगा तो पहले होगा कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन, उसके पश्चात होगा साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत यदि समसूत्री कोशिका विभाजन है तो चार उप अवस्थाएं आएंगी। कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज सबसे पहले आएगी। प्रोफेज में क्या क्या होगा, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका विलुप्त हो जाएंगी। तारक काय से दो तारक केंद्र बनेंगे, एक तारक केंद्र ऊपरी ध्रुव पर, एक तारक केंद्र निचले ध्रुव पर चला जाएगा। तारक केंद्रों से तारक किरणें निकल जाएंगी। क्रोमेटिन जाल जो है वो पतले पतले धागेनुमा संरचनाओं का निर्माण कर लेता है जिसे गुणसूत्र कहते हैं, और ये गुणसूत्र कुछ ही समय पश्चात छोटे और मोटे हो जाते हैं। उसके पश्चात गुणसूत्र में हमें दोनों अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इतना सारा सब कहां होगा, प्रोफेज अवस्था। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में सारे के सारे गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आ जाएंगे। इसके पश्चात जो तारक किरणें निकली थी तारक केंद्रों से, वो तारक किरणें गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से आकर जुड़ जाएंगी और गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि गुणसूत्रों की संरचना का जो अध्ययन है वो किया जाता है मेटाफेज में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किस अवस्था में, मेटाफेज। इसके पश्चात आती है एनाफेज। समसूत्री विभाजन की यदि एनाफेज है तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर जाते हुए प्रतीत होंगे। ये क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो तारक किरणें सेंट्रोमियर से आकर जुड़ी थी, ये तारक किरणें सिकुड़ेंगी तो केंद्र ये अर्ध गुणसूत्रों को, क्रोमेटिड को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचती हैं तो दोनों अर्ध गुणसूत्र सेंट्रोमियर से विभक्त हो जाते हैं। तो आधे से क्रोमेटिड चले जाते हैं ऊपरी ध्रुव पर, आधे क्रोमेटिड चले जाते हैं निचले ध्रुव पर। तो एनाफेज अवस्था की पहचान क्या है, यदि समसूत्री विभाजन की एनाफेज पूछें तो आपका उत्तर होना चाहिए क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर जाते हुए प्रतीत होंगे। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। यदि गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन करना हो तो कौन चुनेंगे हम, एनाफेज अवस्था। इसके पश्चात आती है टीलोफेज अवस्था जो कि प्रोफेज के ठीक विपरीत है। टीलोफेज अवस्था में क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर जाकर क्रोमेटिन जाल का निर्माण कर लेते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। केंद्रक झिल्ली को बनाता है अंतःपरद्रवी जालिका और केंद्रिका का निर्माण करता है द्वितीयक संकीर्णक गुणसूत्र जिसे हम केंद्रिक संगठक गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो टीलोफेज अवस्था में जब दो केंद्रक आ जाएंगे, एक ऊपरी ध्रुव पर केंद्रक बन गया, एक निचले ध्रुव पर केंद्रक बन गया, तो अब इसके पश्चात होता है कोशिका द्रव विभाजन। यानी कोशिका द्रव विभाजन टीलोफेज के अंत में होता है। यदि जंतु कोशिका है तो खांच विधि के द्वारा, और यदि पादप कोशिका है तो पट्टिका विधि के द्वारा कोशिका का विभाजन होगा। तो इस प्रकार से यहां पर समसूत्री विभाजन हो जाते हैं। अब हम देखते हैं समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। महत्व की यदि चर्चा करें तो जीवों में वृद्धि का जो कार्य है वो किस विभाजन से होता है, समसूत्री विभाजन से। वृद्धि का मतलब आप एक छोटा सा बीज बोते हो और वो विशालकाय वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, तो वहां पर कौन सा विभाजन उत्तरदायी है उसके लिए, समसूत्री विभाजन। इसके अलावा
जीवों में मरम्मत या टूट फूट का जो कार्य है वो भी किसके द्वारा होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। इसके अलावा गुणन का कार्य, यानी कोशिकाओं की संख्या में जो वृद्धि होनी है, जो गुणन होना है, इस गुणन का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चाहे कायिक कोशिकाएं हों या चाहे लैंगिक कोशिकाएं हों, दोनों कोशिकाओं में ही समसूत्री विभाजन संपन्न होता है। समसूत्री विभाजन लैंगिक कोशिकाओं में भी होता है और कायिक कोशिकाओं में भी होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन केवल लैंगिक कोशिकाओं में होता है। तो समसूत्री विभाजन के यदि महत्व या कार्य ध्यान रखने हो तो क्या क्या ध्यान रखोगे? वृद्धि जीवों की जो है वो समसूत्री विभाजन से, या आकार में बढ़ोतरी जो भी है वो सब समसूत्री विभाजन से। गुणन का कार्य भी किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन से। और समसूत्री विभाजन होता किसमें है? कायिक कोशिकाओं में मुख्य रूप से, और लैंगिक कोशिकाओं में, अर्थात दोनों टाइप की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।